दो सर सभी को मेरा आभार और यहाँ आए हुए तमाम नवनियुक्त मुखिया को बधाई। और मैं आशा करती हूँ कि जिस आशा को लेकर आपके पंचायत के लोगों ने आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है, आप लोगों की आशाओं पर खरा उतरे। आज यहाँ के मुखिया और वार्ड पार्षद के साथ जो संवाद का कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके लिए मैं सबसे पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री हिमांशु शेखर चौधरी जी को धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ कि ये राज्य खाद्य आयोग की शक्ति के आधार हैं, जिनके अथक प्रयास से आज पूरे झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का जो मकसद है वो पूरा हो रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ के तमाम पदाधिकारीगण, उपस्थित प्रेस के साथियों, अभी आप लोग बहुत देर से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में सुन रहे हैं। काफी विस्तार से आप लोगों को इस अधिनियम के बारे में बताया गया है। हमारे DGRO, DSWO, सिविल सर्जन, DSO साहब ने काफी विस्तार से इस अधिनियम के बारे में बताया है, क्योंकि इस अधिनियम को बनाने का उद्देश्य था कि सिर्फ जीवित रहना नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीवन यापन करना है। और हम इस गरिमा में जीवन निर्वाह करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित क्वालिटी के तहत हमारा भरण पोषण हो। समय काफी हो गया, अभी हमारे अध्यक्ष महोदय आप लोगों को बाकी विस्तार से बताएंगे। मैं इतना ही कहकर अपने बातों को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रतीक्षा में है राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री हिमांशु शेखर चौधरी से अनुरोध है सर। सामने जो मुखिया हैं, नगर उपाध्यक्ष हैं, पार्षद हैं, हम क्योंकि औपचारिकता में समय बहुत ज़्यादा हो गया, हम सीधे विषय वस्तु पर आ गए। कल भी कार्यक्रम में मैंने एक सवाल पूछा था, जितने हमारे मुखिया लोग आए थे और आज तो नगर परिषद के भी लोग हैं। मैंने एक सवाल पूछा था, तो सवाल मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ कि आप क्या हैं? आप हैं क्या? आप लोग कोई कहेंगे कि हम मुखिया हैं, कोई कहेंगे नगर परिषद उपाध्यक्ष हैं, लेकिन हम तो जानना चाहते हैं वो आप लोग को एहसास नहीं है। आप हैं वो, लेकिन आपको एहसास नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि क्यों पहले समझा रहे हैं, सीधे मुद्दे पे आइए, आप लोगों के मन में ये बात आ रही होगी। आप लोग इस समाज की नींव हैं। आप सिर्फ मुखिया नहीं है, सिर्फ जनप्रतिनिधि नहीं है। आप जितने मजबूत होंगे, समाज उतना ही मजबूत होगा। क्योंकि बिल्डिंग कितनी भी भव्य हो जाए, नींव कमजोर होगी तो स्थायी नहीं हो सकता है। जैसा DSO मैडम ने बताया आप लोगों को, इससे आप लोगों को एहसास हो रहा होगा कि सरकार की योजनाएं कितनी हैं, किस प्रकार की हैं। बावजूद इसके हम कुपोषण के शिकार हैं, बावजूद इसके हम हंगर इंडेक्स में सम्मानजनक स्थिति में नहीं है। तो क्यों नहीं है? सरकार के पास योजनाओं की कमी नहीं है,
जैसा मंच संचालन करने वाले बंधु ने कहा कि हमारे पास खाद्यान्न का भी संकट नहीं है, प्रचुर मात्रा में हमारे पास खाद्यान्न है, बावजूद इसके योजनाओं के बावजूद, खाद्यान्न के भंडारण के बावजूद अगर आज हम भारत सम्मानजनक स्थिति में नहीं है, हमारा झारखंड भी कुपोषण की स्थिति में बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है, हम ऐसे स्थिति में नहीं है जहां हम गर्व कर पाए। हमको गर्व करना होगा और गर्व हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आप ये एहसास नहीं करेंगे कि आपको सुधार लाना है। हमारे विधायक महोदय, हमारे सांसद महोदय, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रयास कुछ भी करें, सफल तब तक नहीं होगा जब तक आपको अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा। इसलिए ये कार्यक्रम हमने इसलिए रखा है कि हम चाहते हैं और मेरी एक धारणा है, मेरा एक संकल्प है कि अधिकार जाने और अधिकार मांगे। जब तक आप अधिकार जानेंगे नहीं तब तक अधिकार मांगेंगे नहीं। और इसीलिए कल हर आदमी अपनी गलतियों से सीखता है। कल के कार्यक्रम में कुछ गलतियां हुई, उससे हमने सीखा। उस सीख का परिणाम है कि आज मैंने अपने संसद सचिव को कहा कि डीजीआर को खबर कीजिए कि पहले हर अधिकारी अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी दे, उसके बाद मेरा संपादन हो, क्योंकि जिले में योजनाओं को क्रियान्वित करने का जिम्मा इन्हीं का है। हर विभाग के तो अधिकारी हैं, उस विभाग की योजनाओं को क्रियान्वित करने का जिम्मा उनका है। जिले में आपका आवश्यकता उनसे पड़ेगी, आप उनके पास जाएंगे कि सर इस योजना में आपने तो ये कहा था, फिर ये क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए हम चाह रहे थे कि अधिकारी खुद योजनाओं के बारे में बताएं, विस्तार से बताएं, ताकि अगर उनमें कोई कमी है तो आप सीधे उस अधिकारी के पास जाएं और कहें कि सर आपने तो कहा था कि जैसे अभी मिड डे मील के बारे में कहा जा रहा था, अभी चूंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा था तो हमारे पास आए एसडीओ साहब, उन्होंने कहा कि सर ऐसा करें कि मिड डे मील को छोड़ दें। आज ही अखबार में खबर आई है कि पांकी में कोई स्कूल है जहां 15 दिन से मिड डे मील नहीं मिल रहा है। ये जैसा इन्होंने बताया कि मेनू है, किस दिन क्या मिलना है। अब आप लोग, जो मेरी जानकारी है कि मिड डे मील में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां हैं। वहां प्रधानाध्यापक और जो भी समिति के लोग हैं वो अपनी इच्छा से तय करते हैं कि क्या खिलाना है। सरकार के जो प्रावधान है कि मेनू के अनुसार भोजन देना है, वो नहीं दिया जा रहा है। और इसी के लिए मैं औचक निरीक्षण पर भी निकलूंगा, किस स्कूल में चला जाऊंगा ये मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि मुझे ये पुख्ता जानकारी है कि ऐसा हो रहा है। ये जानकारी रखना मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, ये जानकारी आपके लिए भी होना आपके लिए पर्याप्त नहीं है। ये लाभ तब मिलेगा जब आप हर स्कूल में जाएं और देखें कि वहां मेनू लिखा गया है कि नहीं। ये प्रावधान है कि बोर्ड पर प्रतिदिन का मेनू लिखा होना चाहिए और ये आप लोगों की जिम्मेवारी है कि जो मेनू है, जिस पौष्टिकता से, जिस साफ सफाई से भोजन परोसा जाना चाहिए, वो मेनू के अनुसार भोजन बना है कि नहीं, पौष्टिकता है या नहीं, साफ सफाई है कि नहीं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कल भी मैंने कहा था, गड़बड़ियां कहाँ होती है। मिड डे मील पर मैं पहले आता हूँ, मिड डे मील में गड़बड़ियां कैसे होती है और कहाँ होती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। हो सकता है आपको याद नहीं आ रहा हो, मैं सिर्फ याद दिला देता हूँ, क्योंकि आप चुनाव जीत के आए हैं तो आप सब सामाजिकता हक जोड़ तोड़ से अवगत है। जो मेरी जानकारी है, गड़बड़ी ये होती है कि मिड डे मील अगर किसी स्कूल में मिल रहा है तो इस स्कूल में जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं या जिनका नाम लिखा गया है, सरकारी आंकड़े में बच्चों की संख्या ज्यादा होती है
लेकिन बच्चे उतने होते नहीं हैं जितने आंकड़ों में हैं। तो ये इसलिए होता है कि जो मिड डे मील का अनाज है या राशि है उसका कवर किया जा सके, उसको मिलजुल के निपटा दिया जाए। तो ये आप लोगों को देखना है, ये हर वीडियो की जिम्मेवारी बताइए कि हर वीडियो हर पंचायत को जो डाटा आपने हमको दिया है, देखिए सब मैं आपको करा रहा हूँ कि जो डाटा आपने आयोग को दिया है वो डाटा हर पंचायत के मुखिया को उपलब्ध हो कि उनके यहाँ कितने राशन दुकान हैं, उन राशन दुकान में कितने, जैसे डीएसओ साहब ने कहा कि ये नियम है कि वो हर राशन दुकानदार अपने दुकान के आगे लाभुकों की संख्या लिखेगा। देखिए सरकार के नियम बहुत हैं, योजनाएं बहुत हैं, बावजूद इसके संकट है। तो क्यों है? योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो रही है, उसकी देखरेख नहीं हो रही है। कौन देखेगा? ये आप देखेंगे। कल में मैंने जो कहा था वो आज भी दोहरा रहा हूं, क्योंकि आप लोग कल नहीं थे। देखिए आप लोगों के पास फंड आएगा, विकास की योजनाएं भी आपको करनी है, आपको पुल, छोटे छोटे सड़क बनाने हैं, नालियां बनानी हैं और भी तमाम तरह के विकास के कार्य आपको करने हैं। विकास के कार्य करने से आपको वोट मिलेगा नहीं मिलेगा यह आपका विषय है, लेकिन मैं ये अपने अनुभव से कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं, ये एनएफएसए मतलब खाद्य सुरक्षा अधिनियम अगर आप लागू करा देंगे तो आपको कितना पुण्य मिलेगा इसका एहसास आपको नहीं है। आपको विकास कार्य करने से हो सकता है कि भौतिक संतोष मिले, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं तो आप खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जितने प्रावधान हैं उसको लागू करवाइए, आपको इतनी आध्यात्मिक सुख मिलेगा जिसका आपको अंदाजा नहीं है। कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप ये योजनाएं किनके लिए है? ये योजनाएं उनके लिए है जो समाज का सबसे आखिरी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है। हमारे वृद्ध पिता तुल्य लोग हैं, हमारे माता तुल्य माँ हैं 70-80 साल की उम्र में। कल हमारे सर्किट हाउस में पलामू में आए, मैं उनको देखकर रोने लगा कि आखिर हम कहाँ हैं, हमारी व्यवस्था कहाँ है कि 80 साल की उम्र में अगर माता को अपने अधिकार के लिए भटकना पड़े तो हम लोगों को ये कहने का अधिकार नहीं है कि हम सभ्य समाज में रहते हैं। तो ये अब आप लोगों की जिम्मेवारी है कि कोई अंत के संकट में किसी की मौत ना हो। जैसे आप लोगों को ये भी बताया गया, इससे पहले बताया गया कि आकस्मिक निधि आप लोगों के पास है। वो निधि इसलिए दी गई है कि राशन कार्ड बनाने के एक नियम है, एक प्रावधान है, उसके तहत कोई एक कोटा सिस्टम है कि इतने ही संख्या में राशन कार्ड बन सकते हैं। हो सकता है कि लोग आवश्यकता है उसको आजाद की, लेकिन कुछ तकनीकी परेशानी है, कुछ प्रशासनिक परेशानी है, राशन कार्ड नहीं बन पाएगा। लेकिन कोई खाद्यान्न के अभाव में न मरे, इसीलिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्यों बना? इसलिए बना कि संविधान आपको जीने का अधिकार देता है और जीवन आप तब तक नहीं जी सकते हैं जब तक भोजन का अधिकार न मिले। तो भोजन का अधिकार आपको जीने का अधिकार देता है। तो संविधान का की ये मूल भावना है, ये आपका मूल अधिकार है। इसीलिए ये सारी मैं योजनाओं के बारे में विस्तार से इसलिए नहीं कहूँगा, इसे भी संबंधित अधिकारियों ने विस्तार से योजनाओं को बताया और मुझे, मैं अमूमन अधिकारियों की तारीफ नहीं करता हूँ, अधिकारियों की आलोचना ही मेरी प्रवृत्ति है, लेकिन बावजूद इसके मैं यहाँ के अधिकारियों का जिस तरीके से व्यवहार देखा, जिस तरीके से समर्थन देखा, मुझे लगता है कि ये अपवाद है। क्योंकि जिस तरीके से सिविल सर्जन साहब ने कहा, अमूमन कोई भी सिविल सर्जन या कोई भी सरकारी अधिकारी इस दावे के साथ नहीं कहता है कि मेरा फोन कभी बंद नहीं होता है। तो आप लोग ये समझिए कि अच्छे अधिकारी जिले में हैं,
अच्छे अधिकारी हैं, तो आप भी योजनाओं को अच्छे ढंग से क्रियान्वित करें, क्योंकि अधिकारियों का सहयोग सकारात्मक रहेगा। जिस तरीके से डब्ल्यू मैडम ने विस्तार से बातें रखी, उससे कुछ चीजों की जानकारी मुझे भी नहीं थी। अब इतनी योजनाएं हैं, अब सारी जिम्मेवारी आपके पास है। अगर कहीं कोई संकट है, कोई अन्न के अभाव में है, कोई कुपोषित हो रहा है, आप ये समझिए कि कुपोषित सुनने में भले आपको बहुत बुरा नहीं लगता होगा, लेकिन जब आप उसका आंकड़ा देखेंगे तो आपको भी उसी तरह से शर्म होगा जैसे मुझे शर्म आती है कि हम इतने संपन्न राज्य हैं, हमारे पास क्या नहीं है, बावजूद इसके हमारे बच्चे कुपोषित रह रहे हैं, कुपोषण के शिकार हों। जब हम लोग सेमिनार में जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार में जाते हैं, तो झारखंड के बारे में कुपोषण के संदर्भ में कहा जाता है, तो हम लोग को शर्म आती है। तो इस शर्म से बाहर निकल तब तक नहीं निकल सकते हैं जब तक आप लोग योगदान नहीं करेंगे। जैसे बीएसडब्ल्यू ने कहा कि योजनाएं हैं माताओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, धात्री महिलाओं के लिए, लेकिन उन योजनाओं का लाभ वो लोग इसलिए नहीं ले पा रही हैं, उनको जानकारी नहीं है। तो आप लोगों को ये धर्म निभाना होगा कि आप लोग इस समाज में, आप लोगों के अपने पंचायत में या आप लोगों के अपने क्षेत्र में किसी को खाद्यान्न का संकट न हो, जिसको जिसका जो हक है वो मिले, योजनाएं सही ढंग से प्रभावी हो। और मुझे पता है कि गड़बड़ियां होती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गड़बड़ियां नहीं होती है। अधिकारियों की तारीफ करने का मतलब ये नहीं है कि मैं उनके गलत कामों पर पर्दा डाल रहा। अगर गड़बड़ियां नहीं होती तो मैं आज यहाँ नहीं आता। मुझे पता है कि गड़बड़ियां हैं, गड़बड़ियां होती हैं, और गड़बड़ियां अधिकतर गड़बड़ियां इसलिए होती है कि लोगों को जानकारी का अभाव रहता है। जानकारी जिस दिन आप दे देंगे, जैसे आप ही मुखिया हैं, आप बुरा नहीं मानिएगा, आप लोग भी ये चाहेंगे कि सरकार से जो फंड आता है वो हमारे गांव के लोगों को पता न चले मुखिया को कितना फंड आया। जान जाएगा तो पूछेगा की कर ली, कहां लगेगी। तो जानकारी न देना सबसे बढ़िया षड्यंत्र होता है लोगों को अधिकार से वंचित रखने के लिए। तो ये भाव अगर आप में है कि आप उतना चाहते हैं कि आपके पास कितने फंड आए वो न जान पाए, तो इसी तरह से अधिकारी भी ये चाहते हैं लोगों को ये पता न हो कि उसके अधिकार क्या है, उसके लिए योजनाएं क्या है। तो इसलिए ये बात इसलिए है कि हम एक एक आदमी से संवाद कर नहीं सकते हैं। तो आप सबसे नींव आप ही हैं, जड़ आप हैं, आप ही जनता से सीधे जुड़े रहते हैं, क्योंकि आप एक पंचायत के प्रतिनिधि हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आप हर समय अपने पंचायत के लोगों से संवाद में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, तो लोगों को आप ही बता सकते हैं कि योजनाएं क्या हैं, किस योजनाओं में अगर उनको लाभ न मिले तो वो शिकायत कहाँ करें, कैसे करें। जैसे इसलिए आप लोगों को जो आयोग की तरफ से किट दिया गया है उसमें आयोग का व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है। लेकिन कोई भी नियम, कोई भी कानून प्रावधान से चलता है, कोई भी कानून अपने हिसाब से नहीं चलता है, कानून के अपने प्रावधान होते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रावधान ये है कि आपके पास अगर कोई शिकायत आती है या किसी के पास कोई शिकायत है तो वो जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी जो पद एसी जो होते हैं वो जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी होते हैं। आप अपनी शिकायत वहां करें या आप लोगों को ये बताएंगे कि एलएमएसए में जितनी योजनाएं हैं उसमें कोई योजनाओं में उस तरीके से अगर लागू नहीं हो रहा है जिस तरीके से लागू होना है या उस मात्रा में अनाज नहीं दिया जा रहा है, उस हिसाब से मिड डे मील नहीं दिया जा रहा है, तो आप डीजीआरओ को शिकायत करेंगे। डीजीआरओ के यहाँ अगर आपकी शिकायत का निवारण नहीं होता है
तो आप आयोग को भेजेंगे। आयोग को भेजने के लिए भी मैंने एक सुविधा दी है कि आपको अगर चिट्ठी लिखने की झंझट से मुक्ति चाहिए, आपको अगर वहां जाने की झंझट से मुक्ति चाहिए, तो आप खुद कुछ मत कीजिए, 4 लाइन की शिकायत बनाइए। डीजीआरओ को जो आपने शिकायत की थी उस शिकायत का उल्लेख कीजिए, संभव हो तो उस पत्र को जो डीजीआरओ के यहाँ आपने शिकायत की है उसको का भी फोटो खींचिए और आयोग को भेज दीजिए। उसके बाद फिर आयोग की जिम्मेवारी है आपको न्याय दिलाना, आपके साथ जो अधिकार से वंचित किया गया है, जिन योजनाओं में कटौती की गई है वो दिलाना, और सिर्फ वही नहीं मिलेगा आपको, एनएफसी में प्रावधान है कि आपको 1.25 गुना मुआवजा मिलेगा। आपको मतलब किसी भी लाभ, मैं आपके शब्द को आपको इसीलिए संबोधित कर रहा हूँ कि मैं आपके माध्यम से पंचायत के हर व्यक्ति को संबोधित कर रहा हूँ। आपका मतलब है आपके पंचायत के हर व्यक्ति से, ये क्लियर है। कल जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें जो कुछ चीजें मैंने देखी उससे मैंने और अनुभव किया। अमूमन होता क्या है, ये जो आयोग में शिकायतें कम आती है या डीजीआरओ के यहाँ शिकायतें कम आती हैं, कल के कुछ घटनाओं से मैंने सीखा। होता ये है कि अगर आपको कोई मान लीजिए पीडीएस में कोई समस्या है, जनगणना प्रणाली से संबंधित कोई समस्या है, आप क्या करते हैं, आप डीएसओ को चिट्ठी लिख देते हैं। डीएसओ नहीं सुने, आप डीसी को चिट्ठी लिख देते हैं और आप ये समझते हैं कि देखिए ना पूरा सिस्टम भी किया, कोई सुनता ही नहीं है। इसलिए नहीं सुन रहा है कि आपने रास्ता गलत चुना। डीएसओ से आप काम कराने के लिए कार्ड में नाम जुड़वाना है, कार्ड बनवाना है, उसके लिए डीएसओ है। उसके लिए आपके जो भी एमओ है, निचले स्तर का प्रधान अपोजिट अधिकारी है, वो सब अपना काम करेंगे। लेकिन वो अगर काम नहीं करते हैं, अगर आपको शिकायत करना है तो शिकायत आपको डीजीआरओ को करना है। अमूमन क्या होता है कि कल भी कई लोगों ने कई मुखिया पार्टियां उन्होंने कहा कि सर देखिए ना हमको डीएसओ को लिख के थक गए, हमने डीएसओ को लिखा, फिर डीसी साहब को लिखे, कोई सुनता ही नहीं है, तो क्या फायदा आयोग का? उनका आक्रोश सही है, लेकिन वो इसलिए भटक रही है कि वो जो सिस्टम है उस सिस्टम से नहीं आ रही। क्योंकि डीएसओ को आप लिखेंगे, फिर अगर आप हमको शिकायत करेंगे तो हम डीजीआरओ को वो आवेदन भेज देंगे, क्योंकि पहली कड़ी एनएफएसए में एक्ट में पहली कड़ी डीजीआरओ को भी कराया गया। इसीलिए आप लोगों को ये बताएं कि शिकायत को पहले डीजीआरओ को करें। डीजीआरओ के यहाँ समाधान नहीं होता है या समाधान से संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर आप आयोग को व्हाट्सएप कर दें। रांची में आना होता है तो आप आकर शिकायत दर्ज करा दें। नहीं, आप मोबाइल नहीं है, आप व्हाट्सएप नहीं कर सकते, आप एक चिट्ठी भेज दें। बहुत जल्द हम लोग मिस कॉल की भी सुविधा शुरू कर देंगे। इस नंबर से आप फोन मिस कॉल कर दें, आयोग आपसे संपर्क करके विस्तार से आपकी शिकायतों की जानकारी देगा। ये तो मुझे अपनी बात रखनी थी। अब आप लोगों का अगर कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो, और दूसरी चीज, कल कुछ मुखिया ने सीधे तौर पर तो मुझे नहीं, लेकिन मैं भी चूंकि पत्रकार रहा हूं तो मुझे सूचनाएं एकत्रित करने के तौर तरीके पता है। कुछ मुखिया की तरफ से ये सुझाव आया कि सर जांच करने का अधिकार हम लोगों को दिया जाए, हम लोग लिखा पढ़े कर पाए इसका अधिकार दिया जाए। तो ये आपको पता नहीं है कि ये अधिकार आपको है। आप जो निगरानी समिति में हैं आप हैं। अब आप लोगों से क्षमा के साथ मैं एक बात कह रहा हूं, क्षमा यातना के साथ, कि इसमें आप लोग आपसी रंजिश नहीं निकालिएगा कि ये मेरा आदमी नहीं है तो वोट नहीं देगी तो हमने जो लाभ ले गया। तो ये भाव अगर आप रखते हैं तो आप अपने आप से न्याय नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि आप सुबह ऐनक में जब मुंह देखेंगे तो खुद से नजर नहीं मिलाएंगे।
क्योंकि किसी को अन्न से वंचित रखना, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। किसी को न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सरकार ने योजनाएं दी, सरकार ने अन्न दिया, सरकार ने राशि दी, लेकिन आप उस बीच में आ जा रहे हैं, आप लेने नहीं दे रहे हैं या आप लेने में मदद नहीं कर रहे हैं। और जितनी योजनाओं में आपको जो करना है वो कीजिए, जैसे करना हो आपके विवेक पर है, क्योंकि आपने को संविधान का अधिकार दिया है, यदि आपको निर्णय लेने का अधिकार है। इस एनएफएस से संबंधित योजनाओं में मैं करबद्ध आग्रह कर रहा हूँ, आप लोगों से विनती कर रहा हूँ कि इसमें कम से कम न किसी तरह का भ्रष्टाचार होने दें, न किसी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त करें। और मैं अपने तरफ से आयोग की तरफ से आश्वस्त कर रहा हूँ कि आज आयोग की टीम के किसी मेंबर को न खरीदा जा सकता है, न डराया जा सकता है। और मैं चाहता हूं कि यही भाव आप लोग पैदा करें कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नियमों में न आपको कोई खरीद पाए, न आपको कोई धमका पाए। जब तक अधिकार न दिला दें तब तक आप लड़ते रहें। आज आयोग इसलिए आया है, अधिकारियों का भी रवैया सहयोगात्मक है, अधिकारी भी सहयोग करेंगे और आप लोग भी सहयोग का संकल्प लेते हैं। मुझे कहीं दो राय नहीं है कि पलामू जिले में खाद्यान्न का या किसी तरह से एनएफएस की किसी योजनाओं को लागू करने में कोई दिक्कत आई। आप लोग पर किसी का कोई सवाल हो, हमसे अगर कोई बातें छूट गई हो या हमने कुछ ऐसा कह दिया हो जिससे आप लोगों को तकलीफ हुई हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने इसलिए कहा कि कल जो कुछ वृद्ध माएँ बहनें आई, उनकी दशा और दिशा देखकर काफी पीड़ा हुई। उसी पीड़ा को आपसे इसलिए बांट रहा हूँ कि आपको अपने घर का आदमी मान रहा हूँ, तो घर का आदमी इसलिए मान रहा हूँ कि हमको खाद्य सुरक्षा आयोग रूपी घर को जो चलाने का अवसर मिला है, ये घर तब तक मैं नहीं सुचारू रूप से चला सकता हूँ तब तक परिवार के हर सदस्य का सहयोग न मिले। मेरी बात खत्म हो गई। अगर आप लोगों को इसके बाद भी और कार्यक्रम है और भी दूसरे जगह कार्यक्रम है, तो अगर आप लोगों का सवाल हो तो मैं जवाब दे दूंगा। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदय, सभी जिला के पदाधिकारियों सभी का अभिनंदन है, वंदन है। आप इतने बड़ी सोच के साथ खुशीदाबाद की पावन धरती पर निर्वाचित मुखिया की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल है कि जब पीडीएस दुकान पर कोई लाभुक जाता है अनाज लेने, तो उसका फिरिंग और कराने के बाद फिगर लगाने के बाद 4 दिन के बाद उसको बुलाया जाता है कि सोमवार को आइएगा। आज बुधवार को आज लगा लिए आप, तो सोमवार को आइएगा। ये समस्या है। दूसरी समस्या क्या है कि अगर एक घर में 4 बच्चे हैं, अब एक मुखिया के नाम से राशन कार्ड में 4 के नाम जुड़ा हुआ है, तो बोलता है कि इस बच्चा का 6 वर्ष हो रहा है, इसको नहीं मिलेगा, 3 ही को मिलेगा। यानी कि 5 दिन के 15 किलो एक मुखिया का 20 किलो मिलेगा। चौथा बच्चा को छोड़ दिया जाता है, तो उसका उम्र 5 साल है, 4 साल उसको हम नहीं देंगे। ऐसे हम क्षेत्र में जब जाते हैं तो पीडीएस दुकान में ऐसा सुनने को मिलता है, जनता का जो आवाज होता है वो आवाज हम आपके बीच में रख रहे हैं। एक समस्या है सर, स्कूल में जब हम गए हैदरनगर प्राथमिक हैदरनगर मध्य विद्यालय हैदरनगर बाजार में, तो बृहस्पतिवार को दिन उस दिन बंद था, अधिक भोजन बंद था। बंद होने के जब कारण हमने प्रधानाध्यापक से पूछा तो बोले कि मेरे पास आवंटन नहीं है चावल। क्यों नहीं है? जब हम मेमो साहब से पूछे तो बोले कि आवंटन होगा। फिर हम सभी स्कूल के जो व्यवस्थापक हैं, टीचर सहयोगी, उनसे पूछे तो बोले कि टंकी में बहुत गंदा पानी आ रहा है, इसलिए एमडीएम नहीं बन रहा। लेकिन सर, जो मूल समस्या है कि पीडीएस दुकान वाले 4 दिन पहले ही फ्री नोट ले लेते हैं, 4 दिन के बाद बुलाते हैं, पर्ची देने के बाद। यही मेन मुद्दा है। आपका पहला सवाल जिस संबंध में मैंने भी बोला था, तो आप ये सुनिश्चित करेंगे अंगूठा लगाएगा तो वो नहीं, तो अंगूठा नहीं।
कोई भी ऐसा नहीं है कि पीडीएस अनाउंसर का मुद्दा क्यों लगता है। दूसरा यह है कि वितरण में आप पारदर्शिता के साथ अपनी उपस्थिति भी दर्ज करें। जब भी डेट है तो थोड़ा समय निकाल करके आप अपने सामने बैठो, तो दोनों समस्या खत्म हो जाएगा। एडवांस का उठा और मुझे एक राशन कार्ड हो गया, आप अपने सामने बोलिए ठीक है वजन करो मेरे साथ इसका कितना वजन करवा दीजिए। दूसरा सवाल आपका कार्ड में 10 को राशन नहीं मिलता है, ये बिल्कुल गलत होता क्या है कि बहुत सारे डीलर अपना अपना हिसाब से जो है मनमानी करके 5 आदमी का राशन कार्ड में आपका नाम है तो 100 रुपये का बाहर रहता है तो 4 आदमी को जो है राशन, जब उसके पास 5 आदमी का राशन आ गया है वो कौन होता है तय करने वाला कि एक आदमी का हम आपको नहीं देंगे। अगर 5 आदमी का कार्ड होता है उसके पास भी वो लिस्ट लगा हुआ है जिसके पास 5 आदमी का नाम, तो उसको तो अनाज उस लिस्ट के हिसाब से आया, तो इसलिए उसमें कोई तरह की कमी नहीं करा। एज के हिसाब से भी उसमें कोई मेंबर के हिसाब से कमी बेसी नहीं होती, चाहे 2 साल का बच्चा हो चाहे 20 साल का बच्चा हो, 5 किलो अनाज उसको प्रति व्यक्ति मिलना है तो प्रति व्यक्ति मिले। एक कार्ड में अगर 7 व्यक्तियों का नाम है तो 7 में से 35 केजी मिलेगा तो मिलेगा, उसमें कमी किसी को नहीं। कुछ दिनों तक आप लोग इसको आड़ करके लागू कराएंगे, उसके बाद देखिए व्यवस्था अपने आप मंचा से सभी जो डीएसओ सर बोले उसमें जाके नतीजा जोड़ना चाहेंगे। अगर आप लोग पदाधिकारियों के द्वारा जो बातें बताई गई उसको ध्यान से सुने होंगे तो प्रावधान किया हुआ है, जैसे कि कोई भी वितरण है उसका सत्यापन स्थानीय निगरानी समिति को करना है। स्थानीय निगरानी समिति के सदस्य की उपस्थिति में ही खाद्यान्न का वितरण होना है। यदि किसी डीलर द्वारा कम्युनिकेशन दे दिया गया और उसको राशन नहीं दिया गया है तो आप उसका सत्यापन नहीं करें, साथ ही साथ उसकी सूचना दें कि कितना को किस लोगों का जो है कम्युनिकेशन दे दिया गया है लेकिन इनका खाद्यान्न वितरण नहीं हुआ। आप सत्यापन नहीं करेंगे तो वितरण उसका नहीं माना जाएगा। दूसरा ये है कि जो है आज में नाम है 5 आदमी का और नहीं ये जो है कम रहेंगे 4 का ही रहेंगे, तो आप नहीं राशन का सत्यापन करें तो लिखता है कि 25 किलो, आप उसको काट के वहाँ 20 किलो कर दें तो उसका भी सत्यापन तो नहीं होगा जितना को वितरण पर्ची निकलता है, वो वजन का पर्ची निकलता है, उससे दिलवाइए कितना का पर्ची आपका निगरानी की व्यवस्था की आज सर ने भी कहा कि हम अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं, इसीलिए गड़बड़ियां हो रही, तो हम अपने अधिकारों को जानने के साथ साथ उसका सही उपयोग करेंगे तो इन सभी गड़बड़ियों पर निश्चित रूप से कंट्रोल होगा, कमी है। जरूरत है कि जागरूकता के साथ साथ अपने अधिकारों को प्रयोग के लिए सजग करें और पढ़ाएं। महोदय कभी हम लोग जब क्षेत्र में जा रहे थे तो गड़बड़ी सामने आ रही है कि कोरोना काल में मिड डे मील बंद था, तो उसमें जितना दिन बंद था स्कूल उसका राशि आया हुआ है बच्चों में बांटने का, तो राशि कुछ मतलब आ रहा है पेपर वगैरह में पढ़ रहे हो बच्चों को कुछ मिल रहा है, इसकी गंभीरता से जांच कीजिए। जैसे मैंने अपने संबोधन में भी कहा गड़बड़ियां हैं तभी आए हैं। आपने जो कहा ऐसा नहीं है कि ये मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप संबंधित अधिकारी से पूछें, जैसे मिड का है डीएससी से पूछें, डीएससी से सफल नहीं होगा अधिकारियों को लिख दें कि सर जो कोरोना टाइम में बंद था उसमें राशि आवंटित हुई है कि नहीं, किसी स्कूल को दिया गया है कि नहीं, आपको जानकारी मिल गई किस स्कूल को दिया गया है, उसके बाद उस स्कूल को प्रिंसिपल का बात है ये कागज तो है आपको, आपने किया क्या क्यों नहीं दे रहे बच्चों को। तो आप अगर ये चाहेंगे कि एक कहावत है गांव घर में कहा जाता है कि मुक्ति चाहिए तो मरना हो, तो अधिकार चाहिए तो लड़ना हो, ये चाहे कि कोई और आपको दिला दे आपकी जिम्मेवारी है, वो पंचायत की आप मुखिया हैं, जिम्मेवारी आप शिकायत करने का अवसर आपके हाथ से
शिकायत करने के तरीके आपको बता दिए गए हैं। इसीलिए मुखिया जी आप शिकायत मत कीजिए, शिकायत का निवारण कराइए, ठीक है। प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी, नवनिर्वाचित मुखिया जी, सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप के जिला पदाधिकारी के द्वारा, आपके द्वारा जो बताया गया, हम लोग बहुत बारीकी से सुने और उसे अमल भी करने का काम हम लोग कर रहे हैं। आप के द्वारा जो बताया गया सब बात को हम लोग गौर से सुन लिए। मुझे अभी तक किसी पदाधिकारी के बारे में कोई शिकायत नहीं है। अभी हम लोग नए चुने गए हैं और जनता हमको किस लिए चुने हैं सर, आपके द्वारा भी बताया गया। अभी हम लोग जितने भी पंचायत स्तर के कर्मी हैं, जो स्टाफ हैं, सबसे हम लोग संपर्क बना रहे हैं, समन्वय बना रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अभी तक कोई गड़बड़ियां की बात नहीं है। आगे जो जनता के द्वारा हम लोग पास समस्या रखा जाएगा, उसका निदान आप लोग के द्वारा ईमानदारी पूर्वक किया जाए, यही आग्रह है। चूंकि एक शब्द कथन से अलग हटकर, ताकि यहाँ पदाधिकारी मौजूद है इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो आंगनबाड़ी केंद्र है सर, बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ आंगनबाड़ी सरकारी केंद्र बना हुआ नहीं है। वहाँ कुछ मजबूरी के कारण अपने घर में लोग चलाते हैं और गांव कस्बे में बहुत तरह की बातें होती हैं। सब लोग तो पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन किताबी पीड़ा से हटकर भी, सामाजिक पीड़ा न होकर भी लोग कुछ जो एकदम निचले पदान पर हमारे लोग हैं, वो आना जाना और बड़ा छोटा के भेदभाव भी समझते हैं। जो अगर किसी ऐसे लोगों के दरवाजा पे आंगनबाड़ी है, जो कुछ लोग जाना अनादर समझते हैं, इसलिए जहां आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बना हुआ उसे सरकारी भवन में रखरखाव करवाया जाए, बच्चों को वहां पढ़ाने का या सामग्री देने का व्यवस्था किया जाए। दूसरा चीज है, सब पंचायत के बारे में तो अभी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा पंचायत बेनीकला जो है वहाँ स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है और बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन उसमें आग्रह है कि डॉक्टर साहब का, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि उस स्वास्थ्य केंद्र में मेरे प्रखंड स्तर से कोई भी चिकित्सा महोदय या डॉक्टर साहब वहाँ नहीं जाते हैं, उनकी ड्यूटी शायद नहीं है वहाँ। तो हम लोगों को अगर डॉक्टर साहब को पंचायत स्तर पर हॉस्पिटल में अगर सुविधा दिलाया जाए तो बहुत अच्छा रहता। इतना ही कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये आंगनबाड़ी के सेविका के घर नहीं करता है और आपके क्षेत्र में, यानी कोसा क्षेत्र में कोई भी सरकारी बिल्डिंग या स्कूल है तो आप अभी तुरंत हमें बताएं, 24 घंटे के भीतर हम लोग उसको सरकारी बिल्डिंग में शिफ्ट कर देंगे। दूसरा कि मनरेगा के तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बनाने का प्रावधान है। अगर आप उस कोसा क्षेत्र में हमें जमीन उपलब्ध करा दें तो 1 साल के भीतर आपके क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण हो जाए। आप कृपया अपना पंचायत को लिखवा दें और हम लोग, आप जैसे ही मेरा फोन नंबर भी ले सकते हैं और आप जिस भी सरकारी बिल्डिंग वहाँ लोग खाली है आप हमको अभी भी बता सकते हैं। अगर आपको कल से आंगनबाड़ी केंद्र उस जगह पे शिफ्ट हो जाए। अब इसमें एक सवाल जो आप लोग, एक शिकायत है, ये शिकायत वाजिब है, गैर वाजिब है मुझे पता नहीं, लेकिन कई मीडिया के बंधुओं का कहना है कि कई आंगनबाड़ी केंद्र पूरे राज्य भर में, बलराम जिले में क्या स्थिति है वो जानना चाह रहा हूँ मैं, कि कागज पर आंगनबाड़ी केंद्र है लेकिन सजा पर नहीं है। पूरी राशि का गबन होता है इसमें कि कागज पर तो वो चल रहा है लेकिन जमीन पर वो नहीं है। इसके ट्रांसपेरेंसी के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप हर पंचायत के मुखिया को ये बताएं कि आपके कागजी तौर पर उस पंचायत में कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उस आंगनबाड़ी केंद्र में कितने लाभुक हैं, इसकी अगर जानकारी
देखिएगा ये जो मीडिया में स्पेकुलेशन चल रहा है, ये स्पेकुलेशन अगर सही है तो एक्सपोज हो जाएगा, गलत है तो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इन सबको ये बताया जाए कि आपके पंचायत में इतने आंगनबाड़ी केंद्र हैं, यहाँ यहाँ चलते हैं। सरकार में हम ये कहना चाहते हैं, सर आपको सजेशन तो बिल्कुल हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन ये भी बताना चाहते हैं कि जो भी आंगनबाड़ी केंद्र के जो वाउचर आते हैं पोषण आहार के खर्च के, वो जनता की वार्ड सदस्य के हस्ताक्षर नहीं होते हैं, आंगनबाड़ी सेविका को कोई भी राशि नहीं दी जाती। तो सर है कि कोई भी जब गड़बड़ी की जाती है तो नियम सम्मत तरीके से की जाती है। साइन कैसे कराया जाता है ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, मुझे क्या होता है क्यों फिजिकल वेरिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। जितने भी बड़े बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उस पर साइन नहीं था, साइन था, लेकिन वो चीज काफी नहीं। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप हर पंचायत को बता रहे हैं कि हम प्रक्रिया देखिए, हम कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाहते हैं। आप ये समझिए कि आप आम आदमी से संवाद कर रहे हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको जितने सरल भाषा में आप बताएंगे उतनी सरल चीजें सहजता से वो समझेंगे। हमने सिंपल कहा कि हर पंचायत में कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं, कहाँ कहाँ चल रहे हैं, तो उनको पता होगा। अगर नहीं है तो आपको शिकायत करेंगे, मैडम अपने दुकान यहाँ है या भाई, ठीक है, ये सब करते हैं। इसमें आप लोगों को क्या इसमें की शिकायत है, आप लोगों को भी जानकारी में है कि आंगनबाड़ी केंद्र है लेकिन चल ही नहीं रहा है। जी ऐसा है सर। ये सर हम बेगूसराय पंचायत से नवनिर्वाचित मुखिया और सहायिका हैं, वो अपने घर में चलाती हैं, वो केंद्र में नहीं चलाती हैं। मुखिया जी ऐसा है, चाहे तो आप फोन पर बिजी होंगे या बात कर रहे होंगे, ये विषय आ गया, इसका मैडम ने समाधान दे दिया कि आप लिख के दीजिए और सरकारी मकान आप खाली इसलिए करें कि जब कोई सवाल हो तो ध्यान से सुनिए, एक ही चीज को बार बार ना बोलना पड़े। आपकी जो बात थी वो पहले आ चुकी है, आप अपने क्या इस कौन से सरकारी भवन है तो मैडम ने कहा कि हम 24 घंटे के अंदर स्थानांतरित कर देंगे, ये बातें हो रही है आपको, एक ही सवाल 10 आदमी पूछिएगा तो समय व्यर्थ नष्ट होगा। जी आपके द्वारा ट्रेनिंग दिया गया, उस ट्रेनिंग से हम संतुष्ट हैं। हम अपने तरफ से, अपने पंचायत की तरफ से आपको नंदन बंदन हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। सर के इतना सारा देर है कि आज ही ये पंचायत का सुनी अपने अपने मुखिया को उपलब्ध करा दे, ताकि जो भी आंगनबाड़ी के इस तरह के चल रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसी संदर्भ में एक बात बता दें, कल सर का एक सुझाव था चेयरमैन सर का, कि सभी पंचायतों में पंचायत के मुखिया जी अलग अलग विभाग का होर्डिंग लगाने का मतलब है कि जैसे मान लिया बोर्डिंग का, तो एक बोर्ड आप अपना पंचायत भवन के अंदर में लगाएं और खास आपत्ति से संबंधित जो बातें हैं आप उसको सारे प्रावधानों को वहां पे लिखें। उसी तरह से आंगनबाड़ी के संबंध में जो योजनाएं हैं, सामान्य जो चीजें रहती हैं वो हम लोग आपको सर्कुलेट करते हैं, उसको वो आप अपने पंचायत भवन में अलग अलग विभाग के अलग अलग योजनाओं की विस्तृत जानकारी दें। इससे ग्रामीणों में भी जागरूकता बढ़ेगी, आपके प्रति लोगों का विश्वास है। लोगों को आप जितना जागरूक करेंगे उतना आपके क्षेत्र में कार्य अच्छे ढंग से होगा सरकारी कार्य। तो ये एक सर का बहुत अच्छा सुझाव था कि सभी पंचायत भवनों में आप लोग होर्डिंग लगाना सुनिश्चित करें। होर्डिंग आप चाहे दीवार पेंट करके लगाएं या फिर अलग अलग बोर्ड बना के लगाएं, आप किस तरह से, आपके पास इसके लिए पर्याप्त राशि भी उपलब्ध रहती है। 100% पंचायतों का पंचायत भवन भी अब बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब समय की कमी है, मात्र एक सवाल ले पाएंगे, एक सवाल क्योंकि 1 बजे हम लोगों को अभी जाना है छतरपुर अनुमंडल में भी कार्यक्रम है, इसलिए सवाल ले पाएंगे। ठीक है सर। सर क्योंकि
करने के लिए बायोमेट्रिक मशीन 2G है। और कभी कभी ऐसा समस्या होता है कि उन लोगों को नेटवर्क नहीं रहने के चलते आम आदमी 3-4 दिन तक परेशान होता है। उस बायोमेट्रिक पर विचार किया गया। बता रहे हैं सरकार का एक निर्णय था कि सभी 2G मशीनों को 4G में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसमें अभी नया मशीन उपलब्ध नहीं हो रहा है। मशीन जब उपलब्ध होगा तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। और अभी जो 2G मशीन है उसमें कहीं भी कोई समस्या नहीं हो रही। जहाँ समस्या हमारे नॉलेज में है हम लोग मशीन चेंज कर दें, कोई दिक्कत नहीं। सर मेरे पास यहाँ सवाल है, पैसा आया हुआ है उसमें लिस्टिंग बाय लिस्टिंग आया हुआ है। जितने भी बच्चों का पैसा आया उसके हिसाब से पैसा नहीं मिला है। जैसे 1750 रुपया आया हुआ उसमें मिला है कोई 200-400 और जो बाकी पैसा आया है वो मास्टर साहब से हमने पूछा तो उन्होंने हमसे ये बोला कि बाकी जो पैसा होता है जो वापस चला जाता है। हम बोले कि पैसा कहाँ जाता है? तो सरकार के पास। हम बोले कि किसके माध्यम से? वो बोले कि BRC से चला जाता है। हमने बोला कि आपका लेटर माध्यम मिला है BRC से पैसा वापस दे दे रहे हैं। उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने बोला कि पैसा के रोक के रखिए जब तक से आपको BRC से आपका लेटर नहीं आता जब तक पैसा वापस न दीजिएगा। और एक सवाल और है, हमारे यहाँ जितने भी राशन कार्ड में डीलर लोग हैं वो करीब एक कार्ड में 10 फैमिली के नाम है। उसमें से हर फैमिली पर 500 ग्राम चावल या गेहूं कार्ड लेते हैं। ऐसा भी सिस्टम है क्या? आपको अभी हम लोग पता है कि उस कटौती को आप बंद करवाएं। आप उसके लिए सक्षम आप ही के नेतृत्व में वो टीम काम करे। आप उसको बंद करवाएं, कोई नहीं काटे। ऐसा है कब देने का ना कोई प्रावधान है ना कोई निर्देश है। आपको कहेगा कि कौवा कान लेके भाग गया। अब आप कौवा के पीछे भागेंगे तो आयोग क्या कर सकता है? आप काम देखिए ना, आप प्रावधान देखिए। प्रावधान नहीं है, आपको कोई कुछ कह रहा है आप मान जा रहे हैं। इसमें कोई क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। आपका ये सवाल ही आपके आप में हास्यास्पद है कि सर वो कहता है। अरे आप क्या है वो कैसे कर सकता है? आप निगरानी समिति के अध्यक्ष हैं, आपको कोई दिक्कत है आप आपको पदाधिकारी से संपर्क करिए, DSO से संपर्क करिए, DDRO से संपर्क कर लीजिए। आप उसकी बात को क्यों मान रहे हैं? ये तो आपकी अज्ञानता है ना। लेकिन ये चीज के सभी को जितने भी लाभुक है उन लोगों को जानकारी नहीं था। और इसके लिए हम नियमों रिक्वेस्ट करते हैं अगर जो भाषा चाहिए तो क्या भाषा चले जाइए क्या? कैसे भेजना पड़ा? कैसे गया? तो सब कुछ की तरीके आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं, तो आप क्यों उस तरह की बात कर रहे हैं? रिक्वेस्ट करने से मुझे अधिकार देता है। मुझे ये जानकारी नहीं थी कि हर लाभुक के 500 ग्राम काटा जाता था, लेकिन आज पता हो गया। मैं अपना एक काम कर लूंगा। भाई साहब जानकारी अगर होती तो मैं यहाँ नहीं होता। मुझे पता है कि लोगों को जानकारी नहीं है और जानकारी देने का जिम्मा जैसा कि DSO साहब ने कहा और ये जिम्मेवारी आप लोगों के पास है कि अपने पंचायत में आप होर्डिंग लगाएं ताकि आप ही नहीं पंचायत के सारे लोग ये जान पाए कि कितना राशन मिलना है, किस दर पे मिलना है, भोजन का मेनू क्या है, आंगनबाड़ी में का मेनू क्या है, धात्री माताओं को क्या मिलना है, गर्भवती माताओं को क्या मिलना है। ये सारी चीजें अब आप ही मैंने पहले कहा अब आप चुनाव जीते हैं, मुखिया बने हैं, शिकायत करता आप नहीं रहेगा। शिकायत का आपको निवारण कराना है। आपके निवारण कराने में जो सहयोग रहेगा वो आयोग करेगा। ठीक है? ये इतना से संबंधित बात क्या बोल रहे थे? क्या सर आप या आपके निगरानी समिति के कोई सदस्य वहाँ बैठे हैं जो उसको सत्यापित कर 4.5 किलो दे रहा था तो 5 किलो का सत्यापन क्यों? 4.5 किलो दे रहा है तो 5 किलो का सत्यापन क्यों? आप शिकायत क्यों कर रहे हैं? आप 4.5 किलो ठीक में
सुरक्षित रूप है उस तक उनको पहुँचाना भी हमारा कर्तव्य है। हम अपेक्षा भी करते हैं और आश्वासन भी देते हैं कि यहाँ की टीम जो है लोगों को आने भी वाली बात हमको दिलाने के पूरी सजगता के साथ कार्य करेगी। हाँ, ये धन्यवाद देंगे अपने जो मीडिया के बंधु हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के माध्यम से लोगों के अधिकार का और प्रचार होगा और वो अपने अधिकारों से ज़्यादा सजग होकर उनका लाभ उठा पाएंगे। और सबसे धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय सदस्य श्रीमती सोनम प्रवीण मैम का और माननीय अध्यक्ष द्विवेदी सर का कि आप इस पार्टी में बैठे रहने के बाद भी आप समझ चाहते हैं कि इतनी दूर नहीं आते। ये शायद हमारा का सूरत है जहाँ पे हम लोग बिहार में खुले में नबीनगर ज़्यादा नहीं है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दूर पड़ता है बिहार में। तो सर इतनी दूर में आए हम लोगों के लिए हमारे नेता सजग होकर जागरूक कर रहे हैं, तो सभी आभार व्यक्त करते हैं सर का। और सर को सबकी तरफ से आश्वासन देते हैं कि जो जानकारी सर के द्वारा दी गई है तो रात लेवल तक लेकर जाएंगे और जहाँ हमें आपके सहयोग की अपेक्षा होगी निश्चित रूप से आपको